धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रभावों के कारण हो सकता है कि कुछ सालों में पृथ्वी के कुछ हिस्सों में जीवन ही संभव ना रहे। ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समंदर तटीय शहरों को डुबो देंगे, भुखमरी फैलेगी और पीने योग्य पानी का घनघोर संकट हो सकता है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन यानी जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन से देशों के बीच युद्ध के हालात भी पैदा हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां हम साइंस, पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो कि बेशक एक सच्चाई है और धरती के वजूद के लिए एक गंभीर खतरा है, लेकिन सरकारें इसके पीछे छुप भी रही हैं। आज मैं ऐसे ही एक एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं जो बताएंगे कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग सच्चाई तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल सरकारें अपना निकम्मापन, भ्रष्टाचार और खराब प्लानिंग को छुपाने के लिए भी करती हैं। सुनिए। ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, एक मिसनोमर है। हमने ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट तो जरूर है, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट हमारी लोकल वार्मिंग का है। अगर आपने पिछले साल देखा हो तो 52.3 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया था। और आपने ये भी नोटिस किया होगा उन दिनों में ना तो मजदूर लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, वो काम कर पा रहे थे, घरों में सफेदी नहीं हो पा रही थी, बाहर से कोई काम नहीं हो पा रहा था, खेत में मजदूर काम नहीं कर पा रहा था, और पौधे जल गए थे उन दिनों में। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे भी लगभग मैंने 6000 प्लांट्स लगाए थे पिछले साल, तो उसमें से लगभग 20% प्लांट्स तो उन दिनों में जले थे, जिसको कि एक नाम दिया गया था नौतपा। अगर आप याद है आपको, तो एक नाम दे दिया गया था नौतपा, और उसके पीछे लॉजिक आने शुरू हो गए थे कि ऐसा तो पहले भी होता है। हाँ, ऐसा भी पहले होता है। तो अगर आप इतिहास उठा के देखें पिछले 10-15 साल में, तो हमने जितनी बेदर्दी से, जितनी बेतरतीबी से, जितनी निर्ममता से पेड़ काटे हैं ना, ये नेचर उसका पे बैक दे रही है हमें। तो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो एक सच्चाई है, एक रियलिटी है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हम जगह जगह शहरी इलाकों में बैठे लोग कर रहे हैं। यस, शहरी इलाकों में, और खास करके जो हमने जंगल काटे हैं ना, अगर आप एवरेज देखें 2015 से लेके 2020 तक लगभग 33 लाख हेक्टेयर का फॉरेस्ट और ट्री कवर इरेडिकेट हुआ है, जिसकी एनुअल एवरेज आती है लगभग 6.6 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, लेकिन सरकार के जो आंकड़े बताते हैं वो इस बात को नहीं कहते। जो अभी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2 साल में रिपोर्ट आती है, वो ये हमें बताती है कि फॉरेस्ट की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाले फॉरेस्ट जरूर कम हुए, लेकिन फॉरेस्ट टोटल जो है वो इंटैक्ट है या बढ़ रहा है। अगर आप सरकार की रिपोर्टों का एनालिसिस करना शुरू करें और सरकार के जो पार्लियामेंट में बयान दिए हैं, उन दोनों को कंपेयर करें, तो रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि उसमें सारा जो है डाटा मैनेज किया हुआ है। अब दिल्ली में ग्रीन कवर कैसे बढ़ गया? सरकार ने सड़क के किनारे पेड़ भी गिन लिए उसमें, आपने पार्क भी गिन लिए उसमें, तो दैट इज नॉट अ ग्रीन कवर। ग्रीन कवर का मतलब 2 तरह का है। वो ट्री कवर को जंगल में गिन रहे हैं, जंगल में गिन रहे हैं। देखो, जब यहाँ 16,500 पेड़ कटने थे तो हम एनजीटी गए थे। ठीक है, तो शुरू में तो बड़ा अच्छा ऑर्डर पास हुआ एनजीटी से, और कुछ एक्टिविस्ट ओवर एंथुजियाज्म में हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट से जब मैटर खराब हुआ तो एनजीटी ने वो हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर लिया, जो कि ऑर्डर मेरे हिसाब से गलत था। जो है सो है, अब उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कह सकते हैं। पर अगर आप देखें, हमने पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया है। अंडमान निकोबार में 9 लाख पेड़ कटने को तैयार है, कर्नाटका में 1 लाख पेड़ कटने को तैयार है, छत्तीसगढ़ में हसदेव माइंस लगभग 1 लाख के आसपास पेड़ कट चुके हैं, और अभी बहुत पेड़ कटने को तैयार है वहाँ पे। कांवड़ यात्रा के लिए 1 लाख पेड़ों की कुर्बानी दी जा रही है।
दिल्ली में 1 घंटे में 3 पेड़ कटते हैं, ये मैं तो कह नहीं रहा, ये तो कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है। और फिर यही दिल्ली डेवलप करने वाली डीडीए जो कमर्शियल लैंड तो बेचने को तैयार है, कहती है कि जी हमें जो है ना एफॉरेस्टेशन के लिए दिल्ली से बाहर पेड़ लगाने की परमिशन दी जाए। नहीं, ये बात मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ कि जो अनिल जी ने आंकड़े दिए हैं, या इनकी अपनी रिसर्च है और इनके तमाम जो कोई संसद में जो राज्यसभा में दिए गए जवाब हैं और तमाम जगह से इन्होंने इकट्ठा किए हैं। अगर आप मुझे वो लिंक देंगे तो मैं शेयर भी करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ। साथ में जो आप ये बात कह रहे हैं कि 17,000 पेड़ जो दिल्ली में जिसके खिलाफ सबसे पहले बात शुरू हुई, वो किसी खास प्रोजेक्ट के लिए? वो दिल्ली में आप देखें, दिल्ली में 7 GPRA कॉलोनी डेवलप हो रही थी। ठीक है, ये नारोजी नगर हो गया, सरोजनी नगर हो गया, श्रीनिवासपुरी हो गया, और इस तरह 7 कॉलोनीज थी जो डबल स्टोरी मकान बने हुए थे दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उनकी जगह भी ये मल्टी स्टोरी बन रहे हैं। तो उनके लिए इन्होंने 16,500 पेड़ काटे थे। तो हम एनजीटी गए भी, पहले हमें असेसमेंट तो बता दो, क्या इन्होंने कैरिंग कैपेसिटी की असेसमेंट करी है, क्या इन्होंने क्या कुछ इन्होंने डीडीए का सेक्शन 11 की जो है वो कंप्लायंस करी है? तो कुछ नहीं। उसके बाद 18,000 पेड़ आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे में कट गए। तो मतलब हम जो है अभी पता नहीं कितने पेड़ और कटने हैं, क्योंकि NHAI रिज के थ्रू सड़कें बनाने को तैयार बैठी है जी, और CEC उनको परमिशन दे रही है। आपको लगता है कि ये जो लीनियर प्रोजेक्ट हैं पूरे देश में, क्या ये एक बड़ी समस्या है कि लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं? लीनियर मतलब सड़क और रेल लाइन बिछाने के नाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप देखें तो टोटल हम अगर नेशनल हाईवेज ले लें तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, हाईवे के दोनों तरफ एक बोर्ड लगा होता था, सड़क के 30 मीटर के दायरे में निर्माण अवैध है। आज आप क्या देखते हो? सड़क के दोनों तरफ हाईवे जितने हैं उन पे ढाबे बने हुए हैं। वो जो 30 मीटर मैंडेटरी ग्रीन है सारा एनक्रोच्ड है। अगर आप एक्सप्रेस वे पे चले जाइए, पेरिफेरल वे पे चले जाइए, दोनों तरफ क्या दिखता है आपको? कहीं कोई पेड़ नहीं है। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे चले जाइए, आपको पेड़ नहीं नजर आएंगे। बीच में इन्होंने ऑर्नामेंटल प्लांट जरूर लगा दिए हैं, बट जो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है उसका, लीनियर प्रोजेक्ट जैसे आप हाईवेज की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, इनमें मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है नॉइस, एयर और PM 2.5। और एक जो सबसे डेंजरस सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो टायर फ्रिक्शन का पोल्यूशन है। ओके, जिसको आज तक ही असेस नहीं करते और ना ही डिस्क्लोज करते हैं। राइट, ठीक। तो जब वो टायर का जो फाइन पार्टिकल फ्रिक्शन के साथ उड़ते हैं, वो बड़ी वेलोसिटी से उड़ते हैं। तो रीजन क्या था सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाने का? कि इस तरह का जितना पोल्यूशन है उसको कैप्चर कर लिया जाए, कॉरिडोर सा बना रहे, कॉरिडोर से बना दिया जाए। अब चाइना ने 500 किलोमीटर का रेगिस्तान में सड़क बनाई और दोनों तरफ पेड़ लगा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हम क्योंकि डाइग्रेशन ना हो थोड़ा इसमें भी हम नीश उसमें रहना चाहते हैं कि टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, जो तापमान वृद्धि हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये तापमान वृद्धि जो है इस साल फरवरी रबी की फसल में असर पड़ना है, फिर मौसम बिगड़ेगा तो आगे भी असर पड़ेगा हमारी इनकम जो है गरीब आदमी की उसमें, और ओवरऑल इकोनॉमी में आपको कितना खतरा लगता है? तो अगर आप इकोनॉमी की बात करें, ज्यों-ज्यों तापमान बढ़ेगा, पहला तो आपकी फूड प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल चेन के ऊपर सीधा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इम्पैक्ट आएगा जो 86% वर्कफोर्स ओपन में काम करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चलाता है, इवन ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी उससे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो आपकी जो 86% वर्कफोर्स जो ओपन में काम कर रही है, उनका तो काम लगभग बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हिट उनको ये आने वाला है। नहीं, और ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, ये सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉट ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड,
जो अपने आप को मिडिल इनकम कहते हैं या एलीट क्लास कहते हैं, वो भी इन्हीं पे डिपेंडेंट है जी। तो उनका क्या होगा, उनको कहाँ से मिलेंगे ये लोग? ठीक है, जब आपका क्रॉप पैटर्न चेंज होगा, आपकी फूड हैबिट्स पे इम्पैक्ट आएगा। जब आपको क्रॉप ही ठीक नहीं मिलेगी खाने को, जब आप खाओगे तो उसका असर क्या होगा? ठीक। तीसरा इम्पैक्ट उस पर ये आने वाला है, एज अ मदर, एक माँ का क्या कंसर्न है? माँ का तो ये कंसर्न है ना, मेरे बच्चे को जो है धूप ना लगे, मेरे बच्चे को गर्म हवा ना लगे, मेरे बच्चे को लू ना लगे, मेरे बच्चे को खाने को ठीक मिले, पोषण ठीक हो। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हम AQI में देखते थे स्कूल बंद हो रहे हैं, वैसे लगता है कहीं गर्मी की वजह से स्कूल ना बंद होना शुरू हो। ऑलरेडी होते हैं, कई बार किया जाता है, होते हैं, पर इतना नहीं फ्रीक्वेंट नहीं रहा। हम वो 1.5% की जो लिमिट थी ना, जो 2030 में क्रॉस करनी थी, वो हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। 1.5 डिग्री की जो आपकी थी तापमान वृद्धि जो 2030 में आनी थी, हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएगा, आपने ये देखा था कि ले से 3 दिन फ्लाइट्स नहीं उड़ पाई थी, भोपाल से भी फ्लाइट्स नहीं उड़ पाई थी एक्सट्रीम हॉट वेदर होने की वजह से। हमारा जितना इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इस तरह के टेम्परेचर को झेलने के लिए डिजाइंड नहीं है, कैपेबल नहीं है। हमारा इंटरनेट सर्विसेज, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, इवन वो भी इम्पैक्ट होंगी। और आपसे मैं आज ये शेयर करना चाहूँगा, हिमाचल की जितनी खड्डें हैं, खड जहाँ पानी आता है, वो आज की डेट में सारी सूखी पड़ गई। नाले जो है खड पहाड़ी नदियाँ जो हैं उनको खड बोलते हैं, क्योंकि उनमें बड़े बड़े पत्थर भी बह के आए होते हैं, तो वो सूखी पड़ी हैं। बल्कि एक नेता ने तो, नक्की खड काफ़ी मशहूर खड है हिमाचल की, एक नेता ने उसके बैंक के ऊपर इंटरनेशनल स्टेडियम बना लिया। अब तो ये तो गई एजम्पशन में। ये जो स्नोफॉल हुआ और जो अब हो रहा है, ठीक है, ये कितने दिन रुकेगा? टिकेगा नहीं। सितंबर में स्नोफॉल होता था, तो वो धीरे धीरे जो है उसके ऊपर और स्नोफॉल हो तो जम जाता था। एक मिनट, यहाँ पर मैं आपकी बात को मैं एक उदाहरण जोड़ दूं कि हिमाचल की आपने जिक्र की, हिमाचल के किसानों से भी मेरी बात हो रही थी। वो परेशान है क्योंकि उनकी फसल एक बार 2023 में तो फ्लड के कारण पूरा पहाड़ी बह गए, खराब हुई। अब उनकी जो फसल खराब हो रही है, उनको अंदेशा है, वो है टेम्परेचर के कारण, क्योंकि उनके पास 90% फसल है वो ट्रेडिशनल क्वालिटी की है, जिसको जितने घंटे चाहिए, करीब 1800 घंटे का ठंडा तापमान चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, नहीं मिलेगा वो। तो ये एक बड़ी चीज है। और जो मैंने आपको पहले कहा ना, आपका क्रॉप पैटर्न बदलेगा, फूड पैटर्न बदलेगा, तो ये सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं है, पूरी बेल्ट है। उत्तराखंड जितनी हिल एरिया है, ये सब जगह इम्पैक्ट करेगा। और जो आपने बर्फ की बात कही, वो कहते हैं कि बर्फ जो है, मतलब ये वैज्ञानिक अटेस्ट करेंगे इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी कही हुई बात बता रहा हूँ कि बर्फ जब पड़ती थी, टिकती थी, तो हमारे कीड़े भी कम लगते थे। बिल्कुल। लेकिन अब बर्फ टिकेगी नहीं तो कीड़ा भी लगेगा। आप ये सुन के हैरान होंगे, दिसंबर में चिरापूंजी, जो कि वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का, 7 सिस्टर वहाँ फॉल है, वो सूखे थे। और वहाँ मैंने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को देखा, यूनिफॉर्म पहनी हुई, पीछे बैग लटका हुआ, एक हाथ में बकेट में पानी लेके जा रहे हैं। औरतें 5-5 किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं। तो ये क्या है? और अगर इस तरह से हम बेदर्दी से वहाँ पे पहाड़ काट रहे हैं, जिस स्पीड से हमने पहाड़ काटे हैं मेघालय में, इट्स हॉरिबल। किलोमीटर के किलोमीटर पहाड़ काट दिए। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपने खड की बात करी, चाहे हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं में उसे गधेरा भी कहते हैं इन जगहों को, तो इससे जोड़ के मैं एक सवाल पूछता हूँ। और अर्बन इलाकों में खासतौर से जहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वेटलैंड जो है या तालाब जो है, सरोवर हैं, उन पर भी बड़ी बेदर्दी से या तो कब्जा कर लिया जा रहा है, या वो सॉलिड वेस्ट डिपॉजिट के एक अड्डे बन गए हैं, जिसके कारण अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है। और हम कहते हैं ना कि तापमान को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन और ब्लू चाहिए, ग्रीन एंड ब्लू, पानी भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए। बिल्कुल। तो इस पे आप बताइए, आप तो इतने अदालतों में भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो कोई उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण ये देता हूँ, समुद्र का पानी नीले से हरा होना शुरू हो गया। क्यों?
क्योंकि समुद्र का तापमान बढ़ना, पानी का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। 4 गुना स्पीड से भी मैंने एक वीडियो किया है तो उसमें जो है अब वो एल्गी ब्लूम शुरू हो गया। ज़्यादा दूर मत जाइए, यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर एक किचनर लेक है धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पीछे। उसका इंसिडेंटली कल ही मैटर एनजीटी में लगा हुआ है। वहाँ पे एल्गल ब्लूम की ये हालत है, ऊपर आप 2 किलो की कोई चीज़ भी फेंक दो वो नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर एल्गी के ऊपर ही रहेगी। दिल्ली की वाटर बॉडीज़ के ऊपर एनजीटी में एक और मैटर चल रहा है जिसमें काफ़ी वाटर बॉडीज़ की बात है। वहाँ पे एल्गल ब्लूम जो है भरमार है। किया क्या इन्होंने, हमारे प्लानर्स ने, अर्बन प्लानर्स ने और ब्यूरोक्रेट्स ने वाटर बॉडीज़ में पानी भरने के लिए वहाँ सीवर छोड़ दिया। जब सीवर का पानी जाएगा, केमिकल लेडन पानी जाएगा और वहाँ पे फिर एल्गी ब्लूम तो होना है। अब आप ये नहीं सोच रहे, जो ये हमारे प्लानर हैं, जो हाल यमुना का आप देखते हो, ठीक है, एक नदी अपने 40 किलोमीटर के रेडियस में वाटर हार्वेस्टिंग करती है। अब इस तरह का पानी कितना खतरनाक है पूरे सिस्टम के लिए, ये पानी आम आदमी की सेहत के लिए कितना डेंजरस है, ये शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। मैंने 2000 में गंगा की स्टडी करी थी, कानपुर से कलकत्ता तक की। तो तब मैंने ये देखा था कई जगह जो है सीवर से एसटीपी नहीं चल रहे, एटीपी नहीं चल रहे, नॉन फंक्शनल थे। बहाना ये था पावर नहीं है। वेस्ट बंगाल में घुसते ही मछली जो है 24 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती। उसके बाद शायद हज़ारों करोड़ गंगा की सफाई पे खर्च हो चुके हैं, वो आज तक साफ नहीं हुआ। सर, मैं किसी वक्त आपसे नदियों पर विस्तार से बात करूंगा, वो तो एक अलग ही विषय है। लेकिन ये जो वाटर बॉडीज पर कब्जा करने की आदत हो गई है और रिवर फ्रंट बनाकर हमें खुश किया जा रहा है ना, उस पर भी कब्जा ही हो रहा है। वो कब्जा हो रहा है। तो आपने मदर नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये जो कहा जाता है कभी कभी, एक अनुभव मिश्रा जी की किताब है ना, अभी भी खरे हैं तालाब, कि दिल्ली में 1000 से ज्यादा तालाब कभी थे। तो अब हालत इन पे कब्जा करने की ये धुन सरकार को दिखाई नहीं देता। ये सब जो हम कर रहे हैं, इट विल नॉट लास्ट। ऐसे है कि ये अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा। ये हमारे सो कॉल्ड अर्बन, जब ब्यूरोक्रेट अर्बन प्लानर बन जाता है ना, तो फिर वो विजन मायोपिक हो जाती है। जब तक आप टेक्नोक्रेट को, क्वालिफाइड बंदे को आप वहाँ नहीं बिठाएंगे। मेरी एक 2004 की PIL थी, तो उसमें ये बड़ी क्लियर चीज़ नज़र आई थी कि करीब 300 तालाब, वाटर बॉडीज दिल्ली में से गुम है। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले। और उसके बाद मैं पता नहीं कितने RTI लगा चुका हूँ, कितना यहाँ भी गया, NGT में भी गया था, तो वो एक कमेटी को रेफ़र हो गया, काम ख़त्म हो गया। मैं CIC में भी गया, CIC ने भी डायरेक्शन दे दी, काम ख़त्म हो गया। सिस्टम हमें थका रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो है, जब तक ये ब्यूरोक्रेट्स की बजाय यहाँ पे अर्बन प्लानर नहीं आएंगे, आर्किटेक्ट नहीं आएंगे। आप ये देखिए, मेरे पास एक लिस्ट, शायद अगर मैं निकल पाई तो मैं देखूंगा, है, या आप दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन की सोसाइटी, पार्क एंड गार्डन सोसाइटी की वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ पे देखिए आप कि कितने तालाबों पे कब्जा हो चुका है। मंदिर बन गए, पार्किंग बन गई, स्कूल बन गए, एक हॉस्पिटल बना हुआ है वसंत कुंज में वाटर बॉडी के ऊपर, एक वाटर बॉडी के ऊपर CISF कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो जिन चीज़ों के ऊपर आप कर ही नहीं, लॉ इज वेरी क्लियर दैट यू कैन नॉट फिल द वाटर बॉडी, पर जब सरकार ही करने शुरू करते तो फिर आम आदमी क्या करेगा उसमें? मैं और आप कितना लड़ लेंगे उसमें? यानी अगर समस्या से लड़ना है तो हमें समस्या को पहचानना होगा और एक्सपर्ट्स की मदद से साउंड प्लानिंग करनी होगी। केवल निर्माण ही विकास नहीं होता और पर्यावरण की बात करना विकास का विरोध नहीं है। एक साफ नदी, जलाशय, हरियाली और जंगल, ये सब भी आर्थिक तरक्की में मददगार होते हैं और इनके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मेरे इस चैनल में क्या और किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। मेरी वेबसाइट है hrideshjoshi.com। जल्द ही आपसे नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।